नमस्कार, मैं संतोष कुमार साहू आपके सामने इस श्रृंखला का एक नया सत्र के साथ मीन्स विथ ए न्यू सेशन ऑफ द सीरीज। सो दोस्तों, हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किए थे। ये सत्र में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद व्हिच डायमेंशन ऑफ आयु इज नॉट मेंशन्ड, यानी आयुर्वेद की परिभाषा में आयु के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दीर्घायु। इनमें से कौन सा नहीं है चुनना है आपको। सो पहले हम देखेंगे ये जो आयु बताया गया है ये वर्ड कहाँ से आया है। हम अगर देखेंगे आयुर्वेद, द वर्ड आयुर्वेद, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा आयु जो वर्ड है, शब्द है, वो शब्द मिल जाएगा। तो ये आयुर्वेद जो है, अगर आप देखेंगे शब्द कल्पद्रुम एक डिक्शनरी है, संस्कृत का डिक्शनरी है, शब्दकोश है। तो इस शब्द कल्पद्रुम में आयुर्वेद को डिफाइन किया गया है। ये शब्द को डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइन किया गया है? आयुर अनेन वेति इति आयुर्वेद मीन्स 2 शब्द के ऊपर ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है। एक है आयु एंड सेकंड वेति। क्या बताया गया है? आयुर अनेन वेति इति आयुर्वेद। आयु मीन्स व्हाट? आयु मीन्स लाइफ। Am I right? Veti means this is science or you can say knowledge। ये दूसरा जगह में इसको बताया गया है आयु प्लस वेद। इसको आयुर्वेद कहा जाता है। वेद का मतलब क्या है? विद, कहीं कहीं विद भी बताया गया है, कहीं कहीं वेद भी बताया गया है। विद, आयु प्लस विद, कहीं कहीं आयु प्लस वेद, यहाँ पे बताया गया है। कहाँ? शब्द कल्पद्रुम में बताया गया है आयु वेति। क्लियर? सो ये विद और वेद, इनका मतलब भी वही नॉलेज है, साइंस है। इसका मतलब ये हुआ, आयुर्वेद का मतलब क्या हुआ? द साइंस ऑफ लाइफ और द नॉलेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड आयुर्वेद। यू कैन से साइंस ऑफ लाइफ और यू कैन से नॉलेज ऑफ लाइफ। क्लियर? तो हमको यहाँ पे आयु, जो आयुर्वेद में आयु का डेफिनेशन डिफाइन करना है। आयु को, आयु मतलब लाइफ। तो ये आयु को उसका अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या क्या? उसमें ये वर्ष को अगर आप देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है? हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम। इसका मतलब ये हुआ हितायु मीन्स गुड लिविंग। अहितायु मीन्स विच इज नॉट फेवरेबल। जो लाइफ जी रहे हैं, जो अनफेवरेबल लिविंग स्टाइल है, उसको अहितायु कहा जाता है। एंड सुखायु, सुखम दुखम सुखायु मीन्स हैप्पी लिविंग एंड दुखायु मीन्स मिजरेबल लिविंग। तो ये 4 तरह का डिफाइन किया गया है। आयु को 4 भाग में बांटा गया है। तो इसमें हमको मिल गया, आंसर मिल जाएगा अभी। क्या क्या? हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। देखिए, हितायु बताया गया है, अहितायु बताया गया है, सुखायु बताया गया है, लेकिन ये दीर्घायु बताया नहीं गया है। इसमें क्या होना चाहिए था? दुखायु। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। क्वेश्चन नंबर 17। ऑन द बेसिस ऑफ सत्व, रजस एंड तमस द टोटल नंबर ऑफ मानस प्रकृति आर। ये कहाँ से आया है क्वेश्चन? आप मन में सोच रहे होंगे सांख्य से आया होगा। नहीं, ये क्वेश्चन भी आयुर्वेद से आया है। तो आयुर्वेद में आपका बताया गया है, पहले प्रकृति क्या है उसको थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये जो ऑन द बेसिस ऑफ सत्व रजतम के हिसाब से मानस प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकृति, द वर्ड प्रकृति कंपोज विथ 2 वर्ड्स। व्हाट इज दैट? वन इज प्र एंड अनदर इज कृति।
प्र मीन्स व्हाट? प्र मीन्स बिगिनिंग और सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहाँ से शुरू होता है उसको प्र कहा जाता है। कृति मीन्स फॉर्म, मीन्स रूप। सो मीनिंग ऑफ द प्रकृति इज नेचुरल फॉर्म और नेचुरल सोर्स, इसको हम प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति को आयुर्वेद के हिसाब से दो भाग में बांटा गया है। क्या क्या? एक शारीरिक प्रकृति मीन्स फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, एंड दूसरा है मानसिक प्रकृति मीन्स साइकिक कंस्टिट्यूशन ऑफ बॉडी। फिर शारीरिक प्रकृति में उसको फिर 7 भाग में बांटा गया है। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज एंड सन्निपातज। ये हो गया किसका? शारीरिक प्रकृति मीन्स फिजिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ बॉडी। ये 7 तरह का है, 7 टाइप। इसको याद रखना, आगे इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। तो मानसिक प्रकृति जो है हमको पूछा गया है, हमारा क्वेश्चन ये है मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृति का 3 मेन कैटेगरी है। क्या क्या है? सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति एंड तामसिक प्रकृति। और सात्विक प्रकृति में 7 चीज आते हैं। क्या क्या? ब्रह्मकाया, महेंद्रकाया, वरुणकाया, कुबेरकाया, गंधर्वकाया, ऋषिकाया, यमकाया। ये किसका है? सात्विक प्रकृति का कैटेगरी है। क्लियर? और राजसिक प्रकृति में 6 चीज आता है। क्या क्या? असुरकाया, सर्पकाया, शकुनकाया, राक्षसकाया, पिचासकाया, प्रेतकाया। ये 6 हो गया। और तामसिक प्रकृति, तामस प्रकृति में कितना आता है? 3। पशु काया, मत्स्य काया, वनस्पत्य काया। कितना हो गया? 7 + 6 + 3 कितना हुआ? 16। तो हमारा आंसर क्या होगा? आवर आंसर इज 16, ऑप्शन नंबर 4। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, दैट इज रिजल्ट ऑफ अपर वैराग्य। जो वैराग्य के बारे में आपको बताया गया है वो कहाँ बताया गया है? वशीकार वैराग्य और पर वैराग्य। कभी कभी उसको अपर वैराग्य कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं पर वैराग्य। 2 तरह का वैराग्य के बारे में हमको जिक्र मिलता है। कहाँ? योग सूत्र में मिलता है। तो हम अगर देखेंगे वशीकार वैराग्य कहाँ मिलता है? चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 15 में आपको मिल जाएगा। वशीकार वैराग्य के बारे में बोल रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 1 सूत्र नंबर 15। यहाँ पे क्या बताया गया है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वो वशीकार वैराग्य का डेफिनेशन, तो उसके बारे में जो बाद में जो बताया गया है वो चैप्टर नंबर 1 16 में बताया गया है। क्या बताया गया है? तत्परम, मतलब जो बाद में जो वैराग्य बताया गया है, वशीकार के बाद जो आता है वैराग्य, उसको पर वैराग्य भी कहते हैं, कहीं कहीं अपर वैराग्य भी कहा जा रहा है। सो अपर वैराग्य जो है तत्परम पुरुषाते गुण वैतृष्ण्यम। उसमें क्या होता है? पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुण में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है, उसको पर वैराग्य या कहीं कहीं अपर वैराग्य भी कहा जाता है। क्लियर? तो उसका रिजल्ट क्या हुआ है? क्या है उसका रिजल्ट? बताया गया है नेक्स्ट सूत्र में क्या बताया गया है? 17 नंबर सूत्र में वितर्क विचार आनंद स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। यहाँ पे रिजल्ट ऑफ अपर वैराग्य यहाँ पे जो दिया गया है, एक्चुअली ये पर वैराग्य होना चाहिए, शायद गलती से ये ए आ गया है, तो छोड़ दीजिए जो भी हो। तो उसका रिजल्ट कहाँ बताया गया है? ये 17 नंबर सूत्र में बताया गया है। तो इसका रिजल्ट क्या है? वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात, मीन्स संप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया गया है। ड्रीम पॉइंट। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संप्रज्ञात समाधि। आई होप इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्योम चक्र के बारे में देखेंगे। व्योम चक्र इज द सिनोनिम ऑफ, किसका सिनोनिम है व्योम चक्र? ये कहाँ बताया गया है? ये कहाँ से क्वेश्चन आया है? ये हठ प्रदीपिका, ये हठ प्रदीपिका से आया है। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हठ प्रदीपिका में अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 4 आपका वर्स नंबर 45 रेडी में पॉइंट, उसमें ये व्योम चक्र के बारे में बताया गया है। वहाँ पे व्योम चक्र का
जिक्र किया गया है। तो उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है सूर्य चंद्र मसूर मध्ये निरालंबंतरे पुनः संस्थिता व्योम चक्र या सा मुद्रा नाम खेचरी। इसका मतलब ये हुआ, जो व्योम चक्र में, व्योम चक्र कहाँ है? व्योम चक्र सुषुम्ना के अंदर। सुषुम्ना कहाँ है? सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला के मध्य में है। वहाँ पे जो रहता है उसको खेचरी कहा जाता है। इसी तरह का बताया गया है। गिरवे पॉइंट ये 45 मेरे पास जो किताब है उस किताब में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 45 में ये बताया गया है। सो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो खेचरी मुद्रा होगा। खेचरी मुद्रा का स्थान कहाँ पे है? व्योम चक्र में। व्योम चक्र कहाँ पे है? सुषुम्ना नाड़ी में। सुषुम्ना नाड़ी कहाँ पे है? सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा और पिंगला का मध्य में है, मिडिल ऑफ द ईड़ा एंड सुषुम्ना। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 20। फॉर ए टीचर verbal and non-verbal expression are two components of what? Confident, communication, patience, empathy। क्या होगा? ये हम पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं। जो verbal and non-verbal ये क्या होता है? ये कम्युनिकेशन है। रीड में पॉइंट, संप्रेषण कहते हैं हम हिंदी में, इसको कहते हैं क्या? संप्रेषण। क्लियर? उसको कहा जाता है मौखिक और गैर मौखिक। वर्बल, वर्बल उससे पहले भी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। वर्बल में क्या यूज होता है? वर्बल में वर्ड्स आर यूज इन द फॉर्म ऑफ, कैसे? ओरल और रिटिन। गेट मी पॉइंट? एंड नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में क्या आता है? नॉन वर्बल में आपका आता है आपका अपीयरेंस। पहले मैं पूरा डिटेल इसका डिस्कशन कर चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो थोड़ा देख लीजिए उसमें। अपीयरेंस यहाँ पे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। नॉन वर्बल में आपका अपीयरेंस आएगा और उसमें आएगा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब बॉडी लैंग्वेज में क्या आएगा? आपका फेशियल अप्रिसिएशन, गेस्चर, पोस्चर, ये जो इसके माध्यम से जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसको नॉन वर्बल कहते हैं। अपीयरेंस मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस, गेट में पॉइंट्स, आपका लुकिंग, ये सारा चीज़ आएगा। आपका फिजिकल अपीयरेंस जो है, तो इसके माध्यम से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली इसका आंसर होगा ये कम्युनिकेशन ही कहा जाएगा इसको। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 21। चित्त, चित्त इंक्लूड्स, चित्त का कंपोनेंट क्या है? हम जानते हैं चित्त 3 चीज को लेके होता है। किसको किसको? मन, बुद्धि एंड अहंकार। मन मतलब क्या? मन, मन इज माइंड। माइंड क्या है? माइंड इज द डाउटिंग फैकल्टी। एवरीवेयर इट विल डाउट, इट विल क्रिएट डाउट फास्ट, इसीलिए इसको डाउटिंग फैकल्टी कहा जाता है। हर चीज में उसका डाउट है। गेट मी पॉइंट? एंड मन, बुद्धि, बुद्धि क्या है? बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट। ये डिसाइडिंग फैकल्टी, हमारा चित्त का ये क्या है? डिसाइडिंग फैकल्टी, मतलब ये डिसाइड करता है। पहले मन को जो आता है, मन तो हर जगह में संदेह सृष्टि करता है, वो डाउट करता है, वो डिसाइड नहीं करता है। और कौन डिसाइड करता है? बुद्धि डिसाइड करता है। ईगो, अहंकार इसको कहेंगे, अहंकार कहेंगे, ईगो, अहंकार। अहंकार इज डिफेंडिंग फैकल्टी, मतलब ये डिफेंड करता रहेगा हर समय, हर समय में आपको ये डिफेंड करेगा। सो इसी हिसाब से ये जो कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट है किसका? चित्त का। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है? इंक्लूड्स माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो। सिंपली प्राणा नहीं आएगा, प्राणा ये नहीं हो सकता है। क्लियर? सो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी। कहाँ पे है ये? दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्थित प्रज्ञा पुरुष अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवत गीता के हिसाब से
जो स्थित प्रज्ञा पुरुष की विशेषताएं क्या है। स्थित प्रज्ञा मतलब क्या है? स्थित मीन्स स्टेडी, प्रज्ञा मीन्स विजडम। स्थित स्थित मीन्स जो स्थिर है, स्टेडी है। इट में पॉइंट। एंड प्रज्ञा और यू कैन से प्रज्ञा, प्रज्ञा मीन्स विजडम, बुद्धि, इसलिए उसको स्थिर बुद्धि कहा जाता है और स्टेडी विजडम कहा जाता है। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा का विशेषताएं क्या है स्थित प्रज्ञा पुरुष का? आप कहाँ से कहाँ मिलेगा ये कहाँ पे मिलेगा आपको? आपको ज़्यादातर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 54 से लेकर आपका वर्ष नंबर 72, सारा श्लोक में आपको स्थित प्रज्ञा के बारे में डिस्कशन किया गया है। 54 जो वर्ष है इसमें अर्जुन ने पूछा है, इसको श्री कृष्ण को पूछा है कि स्थित प्रज्ञा क्या है। स्थित प्रज्ञा जिसके जो स्थिर बुद्धि जो पुरुष है, उस स्थिर बुद्धि पुरुष का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें सारा चीज़ बताया गया है। तो हमने वहाँ से कुछ सेंटेंस को कलेक्ट किया है, जो उसका जिस्ट जो हो सकता है उसको थोड़ा सा कलेक्ट किया है, तो इसी हिसाब से हम आंसर को चुनेंगे। जो स्थिर बुद्धि होता है उसका क्या होता है? इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट एंड आवर्जन, मतलब सारा संसार में जो अटैचमेंट है वो डिटैच हो जाता है, उसको अवॉइड करता है, फ्री हो जाता है, मतलब अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो इसमें देखिए इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क, सोशल वर्क के आप इन्वॉल्व रहेंगे मतलब आपका अटैचमेंट बढ़ेगा, तो ये नहीं हो सकता है। इनमें पॉइंट। और क्या होता है? डज नॉट नीड टू सीक द ट्रूथ, वो ट्रूथ के पीछे भागता नहीं है क्योंकि वो जो देखता है वही ट्रूथ है। गेट में पॉइंट। फ्री फ्रॉम मोटिव एंड ईगो, उनका जो अहंकार से दूर हो जाता है, वो दूर रहता है। हैज अटेन फुल नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, जो सत्य है उस ज्ञान, आत्मा ज्ञान जो चिरंतन सत्य है, उस नॉलेज उनको मिल जाता है। डज गुड डीड विथ नो एक्सपेक्टेशन, काम करता है विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिवार्ड, रिवार्ड का एक्सपेक्टेशन नहीं करता है। और इज अवेयर ऑफ द वननेस ऑफ रियलिटी, एकात्मता भाव उसको कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि सोशल वर्क में अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आप अटैचमेंट में आ जाएंगे। गेटिंग में पॉइंट। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। डिवॉइड ऑफ राग द्वेष, राग द्वेष से दूर होना चाहिए, यस ये होगा। डिटैचमेंट फ्रॉम इंद्रिय, इंद्रिय विषय जो ऑब्जेक्ट है, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट है, वहाँ से डिटैचमेंट होना है, ये तो बताया गया है, तो इसलिए ये भी होगा। और डिजायर ऑफ सुख, सुख का डिजायर नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। तो स्थित प्रज्ञा का जो स्थित प्रज्ञा पुरुष है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा? बी एंड सी। बी सी कहाँ पे दिया गया है? ये है ऑप्शन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 23। 23 में दिया गया है कॉज ऑफ व्याधि। व्याधि मीन्स ये व्याधि रिलेटेड टू आवर फिजिकल बॉडी अकॉर्डिंग टू योगा वशिष्ठ। वहाँ पे 2 टर्म बताया गया है, एक आधि आधि और दूसरा है व्याधि। इसको थोड़ा सा याद रखिए। आधि जो है वो किसका रिलेटेड है? माइंड रिलेटेड डिजीज है। व्याधि जो है ये किसका रिलेटेड है? बॉडी रिलेटेड। गेट में पॉइंट। व्याधि इज रिलेटेड टू बॉडी एंड आधि इज रिलेटेड टू माइंड। So the journey of disease started from आधि and end with व्याधि। वो उसका मैं बताया अभी शायद पहले जो हम डिस्कशन किए हैं कहीं एक सेशन में, मैं बताया उसको डिटेल्स। तो इसको आप देखेंगे, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है, व्हिच इज कॉज ऑफ व्याधि, मतलब जो शरीर का जो रोग है उसके साथ किसका रिलेशन है? अटैचमेंट एंड हार्ट रेट, ये माइंड रिलेटेड हो गया, मन के द्वारा ये होता है। अटैचमेंट और हार्ट रेट, ये राग और द्वेष, ये किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा होता है, तो ये नहीं हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज भी वही माइंड का क्या है? माइंड रिलेटेड वर्क है, ये भी नहीं हो सकता है। इम्बालेंसेस ऑफ कफ एंड पित्त, ये होगा। इम्प्योर डाइट, ये बॉडी रिलेटेड चीज़ है, खाद्य अगर इम्प्योर होगा तो डिजीज होगा। वात पित्त कफ, कफ भी ये बॉडी रिलेटेड चीज़ है, आयुर्वेद में बताया गया है, तो ये भी हो सकता होगा। तो इसका आंसर होगा सी एंड डी। सी एंड डी, दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24।
इसमें देखिए, इसमें आधी दिया गया है, गेट में पॉइंट। आधी मतलब जो विच इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड, मन के साथ इसका रिलेशन है, गेट में पॉइंट। सो इसी हिसाब से आपको भी चुनना है, ऑप्शन भी आप उसी हिसाब से चुनेंगे, गेट में पॉइंट। सो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, इंक्रीज ऑफ कफ पित्त। कफ पित्त वहाँ हम देखे थे, वो किसका रिलेटेड है, बॉडी रिलेटेड चीज़ है ये। अटैचमेंट एंड हार्ट रेट, राग देश, ये किसको रिलेट करता है, माइंड, ये माइंड रिलेटेड चीज़ है, तो ये होगा। इम्प्योर फूड, ये बॉडी रिलेटेड फूड क्या है, खाद्य, शरीर रिलेटेड है। हमारा जो पंचकोश है, पंचकोश अगर आप पढ़े होंगे तो ये भी रिलेट कर सकते हैं। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, डिजायर बॉडी लेवल में होता है थोड़ी, वो मानसिक स्तर में होता है, गेट में पॉइंट। सो ये अगर डिस्टर्ब हो रहा है, मन डिस्टर्ब होगा, अटैचमेंट हार्ट रेट के द्वारा मन भी डिस्टर्ब हो रहा है। आधी किसका रिलेटेड डिजीज है, मन रिलेटेड डिजीज है, गेट में पॉइंट। सो इसीलिए इसका आंसर होगा बी डी, गेट में पॉइंट। तो आंसर ये ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, व्हिच टाइप ऑफ कर्म आर नॉट द कॉज ऑफ बंडेज। कॉज ऑफ बंडेज आर नॉट कॉज ऑफ बंडेज, वहाँ पे तो जो बंडेज किसके द्वारा होता है, सकाम कर्म, सकाम कर्म करने से बंडेज होगा, तो ये नहीं होगा। एंड सामाजिक कर्म, इसका तो जिक्र नहीं किया गया है, सामाजिक काम करोगे तो आप मतलब बंधन में आ जाएंगे, गेट में पॉइंट, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो निष्काम कर्म, ये बॉन्डेज का कारण नहीं है, ये मुक्ति का कारण है। कर्म ऑफर टू गॉड, आप अगर कुछ भी कर्म कर रहे हैं और गॉड को सरेंडर करके कर रहे हैं तो ये बंधन में नहीं आएगा, बंधन के साथ आपको नहीं डालेगा, गेट में पॉइंट। तो आंसर होगा बी एंड सी। इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसमें बहुत मतलब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे हो जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी एंड सी। कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि, काय संपद इंक्लूड्स ऑफ, काय संपद इसका जो डिस्कशन है ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा विभूति पाद में, गेट में पॉइंट। चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। 3 में आप अगर देखेंगे सूत्र नंबर 46 में क्या बताया गया, रूपो लावण्य बड़ वज्र सहन नत्वानि काय संपद। काय संपद मतलब क्या है, परफेक्शन ऑफ बॉडी के बारे में बताया गया है। क्या क्या बताया गया है, रूपो मतलब क्या है, रूपो RUP, रूपो मतलब क्या है, रूपो मतलब ब्यूटी, क्लियर। उसके बाद क्या बताया गया है, रूपो लावण्य, लावण्य मतलब क्या है, ग्रेसफुलनेस, क्लियर। और क्या बताया गया है, बड़ा, बड़ा मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, आप जानते हैं, क्लियर। और लास्ट वज्र सहन नत्वानि, वज्र जैसा हो जाएगा, सहन नत्वानि, इसका मतलब एडामेटिव हार्डनेस, क्लियर। ADAMITIVE, एडामेटिव हार्डनेस, क्लियर। सो ये है आपका क्या, काय संपद। काय संपद मतलब परफेक्शन ऑफ द बॉडी। तो इसमें चुनिए, ऑप्शन चुनिए, क्या होगा, इसमें क्या होगा, ग्रेसफुल, हाँ ग्रेसफुल आ रहा है, लावण्य ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल भी आ रहा है, तो ये होगा। स्ट्रेंथफुल बॉडी, हाँ ये बड़ा के बारे में बताया गया है। फिर एंड कॉम्पैक्ट बॉडी, यस, वज्र सहन नत्वानि बताया गया है। हेल्दी एंड फ्लेक्सिबल, हेल्दी के बारे में जिक्र क्या नहीं, फ्लेक्सिबल के बारे में भी जिक्र नहीं किया गया। हाँ, आप अगर सोचेंगे योगा का सब्जेक्ट मतलब हम हेल्दी फ्लेक्सिबिलिटी को भी लेंगे तो नहीं होगा, आपको योग सूत्र में क्या दिया गया है उसी हिसाब से देना है आंसर, गेट में पॉइंट। ABC कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मिल जाएगा आपका, दिस इज द राइट आंसर, क्लियर। सो आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, ये भी योग सूत्र का हिसाब से दिया गया है। तो द मेथड ऑफ गेटिंग परफेक्शन इन आसना, क्या क्या बताया गया है। देखिए जब योग सूत्र का क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें अगर आपका सूत्र याद है तो आपको और कुछ ज़रूरी नहीं होगा। गेटिंग में पॉइंट। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सूत्र को याद रखिए। हमारा जो 195 सूत्र है उसको रोज़ हर दिन एक बार पढ़िए, 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन रेगुलर पढ़िए, ताकि ये जो वर्ड्स दिया गया है संस्कृत वर्ड, उस वर्ड के साथ अगर आप अक्वेंटेड हो जाएंगे तो उसका 50% आपका सॉल्व हो गया। 50% क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं। अगर वर्ड के बारे में आपका समझ नहीं है तो फिर गया। क्लियर। सो क्या बताया गया है आपका, उसमें बताया गया है चैप्टर नंबर 2, आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 47 सूत्र में क्या बताया गया है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। मिड में पॉइंट डायरेक्ट दिया गया है। तो आप अगर सूत्र याद रखेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रयत्न के साथ करना है, शैथिल्य प्रयत्न शैथिल्य के साथ करना है। कब तक करेंगे, जब तक आपको सुखदायी रहेगा। अनंत समापत्ति मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम विथ कंफर्टेबिलिटी। क्लियर। सो इसका आंसर होगा क्या, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, ये दो होगा। क्लियर। बी सी कहाँ पे है, ये पहला वाला। आई होप इट इज क्लियर। आपको यहाँ पे योग सूत्र में ज़्यादातर आपको सूत्र याद हो गया ना, बाकी आपका 50% काम वहाँ से हो गया। बाकी फिर अगर जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन देता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा रीजन लगाएंगे, हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बेनिफिट ऑफ क्रिया योग। ये भी वही योग सूत्र से आया है। आप अगर सूत्र को याद रखेंगे तो हो जाएगा। क्रिया योग कहाँ में दिया गया है, चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 क्या है, साधनापाद। साधनापाद में पहले क्रिया योग के बारे में बताया गया है, क्या तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। क्रिया योग का प्रैक्टिसेस क्या है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मिड में पॉइंट। सो इसका बेनिफिट क्या बताया गया, नेक्स्ट सूत्र में बताया गया है, क्या समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थ मतलब लीड्स टू समाधि, क्लेशतनुकरणार्थ क्लेश को रिड्यूस करेगा, मीन्स रिडक्शन ऑफ अफ्लिक्शन। तो ये हो गया, आपको मिल गया। क्लियर। सो बेनिफिट ऑफ क्रिया योग ये दो हो गया, बी एंड सी। बी सी कहाँ दिया गया है, ये है। आप अगर सूत्र याद रखेंगे ना सब हो जाएगा। इसका ये कहाँ मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 2 सूत्र नंबर 2। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ नेति कर्म। नेति कर्म भी हम एक बार डिस्कशन किए थे, अगर आपको याद है तो मैं पहले वाला सेशन में डिस्कशन किया था। कहाँ पे, आपका जो चैप्टर नंबर 2 में है नेति के बारे में, चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 31। मेरे पास जो किताब है यहाँ पे बताया गया है 31 में। सो उसमें क्या बताया गया है, पहले बताया गया है कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। यहाँ पे तो आपका आंसर मिल गया, कपाल शोधिनी ये होगा, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी ये भी हो जाएगा। और एक है जत्रुध्वजात रोगौद्य नेतिषु निहंती, मीन्स जत्रुद्ध रोग। जत्रुद्ध मतलब कंधा से जो ऊपर, शोल्डर, फ्रॉम शोल्डर रीजन से ऊपर जितना भी डिजीज है, सारा डिजीज को क्या करेगा, क्योर करेगा। तो ये 3 है, ये 3 ही बेनिफिट बताया गया है नेति। इसको याद रखिए, बार बार याद रखिए, क्योंकि इसी का रिलेटेड क्वेश्चन पहले से भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे में पॉइंट। सो पहला क्या बताया गया है, कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। संस्कृत वर्स एंड इंग्लिश दोनों को याद रखिए। कपाल शोधिनी मतलब फ्रंटल साइनस क्लींस ऑफ फ्रंटल साइनस, कपाल शोधिनी। दिव्य दृष्टि परफेक्ट विजन, गेट में पॉइंट। एंड जत्रुद्ध रोग नाश मीन्स destroy the multitude disease from the above the
रीजन ऑफ शोल्डर। क्लियर? सो ए बी डी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2, ए बी डी, दिस इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। द वर्ड कैवल्य इज मेंशन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ योगा। तो इसमें 4 टेक्स्ट दिया गया है। कौन सा टेक्स्ट में कैवल्य के बारे में बताया गया है? हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, पतंजलि योग सूत्र, घेरंड संहिता। पतंजलि योग सूत्र तो आप ऐसा ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लास्ट वाला पाद है वहाँ उसका नाम भी कैवल्य पाद दिया गया है, तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में कहाँ पे कैवल्य के बारे में बताया गया है जानते हैं? याद है आपको? चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 55, उसमें बताया गया है कैवल्य के बारे में। तो उसमें क्या बताया गया है कैवल्य के बारे में? कैवल्य क्या है? कैवल्य का डेफिनेशन दिया गया है, सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। इसका मतलब जब चित्त और पुरुष दोनों इक्वली प्यूरिफाइड हो जाते हैं, समान रूप से शुद्धि हो जाता है, तो उसको उसी स्टेट को कैवल्य कहते हैं। तो एक तो मिल गया, बाकी कहाँ पे बताया गया है? घेरंड संहिता में बताया गया क्या? नहीं, घेरंड संहिता में समाधि के बारे ही बताया गया है। 6 तरह का समाधि बताया गया, लेकिन ये घेरंड संहिता में कैवल्य नहीं बताया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कैवल्य है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं है। हठ रत्नावली में है, और हठ रत्नावली में कहाँ पे है? हठ रत्नावली में भी बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? उसमें सिर्फ एक ही वर्ष में, मेरे ख्याल से मैं जितना भी पढ़ा हूँ उसमें एक ही वर्ष में आपको मिलेगा। वो वर्ष क्या है? आपको चैप्टर नंबर, हठ रत्नावली का चैप्टर नंबर 4, वर्ष नंबर, मेरे पास जो किताब है वर्ष नंबर 44। गेट में पॉइंट? ये वर्ष में सिर्फ कैवल्य, एक ही जगह में सिर्फ कैवल्य का जिक्र किया गया है, बाकी कहीं भी नहीं किया गया है। क्लियर? सो उसमें बताया गया जो ज्ञेय वस्तु परित्यागादि लयम, मतलब जो जानकारी वस्तु हमारा है उसको परित्याग करना है। याति मानस से विलयम याते, मन मतलब जो हमारा मन है, मन विलय हो जाएगा। विलय मतलब डिसोल्यूशन होगा। में पॉइंट? उसको हम क्या कहेंगे? कैवल्य कहेंगे। कैवल्य मुपजायते, उस स्टेट को, वो चित्त का जो वो स्टेट है, जिस स्टेट में चित्त विलय हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। में पॉइंट? उस अवस्था को, चित्त का वही अवस्था को हम कहेंगे क्या? कैवल्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसीलिए देखिए, आपको नेट एग्ज़ाम देना है, मतलब आपको हर चीज़ को बारीकी से पढ़ना है। अगर ये वर्ष आप कभी पढ़े नहीं होंगे तो हठ रत्नावली में भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर किताब को बारीकी से पढ़िए। गेट में पॉइंट? कहीं से भी पूछ लेगा। सो इसका आंसर क्या होगा? ए एंड सी। ए सी कहाँ दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर 3। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी तक बहुत पेशेंस के साथ यहाँ तक सुने हैं आप हमको। सो अगर आप हमको फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर हमारा पेज को फॉलो कीजिए, हमारा पेज को लाइक भी कीजिए। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट के साथ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका डाउट अगर कमेंट मतलब है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।